प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मौर्य नरेश अशोक के विषय में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र तथा बिंदुसार के पुत्र अशोक की गणना विश्व के महानतम सम्राटों में की जाती है। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का सबसे उज्जवल पृष्ठ है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार H.G. वेल्स ने कहा है कि इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच अशोक का नाम प्रकाशमान है और यह आकाश में प्राय एकाकी तारे की तरह चमकता है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसके अशोक नाम का उल्लेख नहीं है। सिर्फ मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उदयगोलम के लघु शिलालेखों में ही उसका नाम अशोक मिलता है। अन्य अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी राजा उल्लिखित किया गया है। अधिकांश अभिलेखों में केवल देवानाम प्रिय लिखा गया है और बैराठ के लेख में मात्र प्रियदर्शी राजा कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में भी उसे प्रियदर्शी या प्रियदर्शन कहा गया है। यद्यपि इन ग्रंथों में उसे अशोक या धर्माशोक के नाम से संबोधित किया गया है और पुराणों में कहीं कहीं उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। अशोक के आरंभिक जीवन की अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। बौद्ध परंपरा में अशोक को आरंभिक जीवन में अत्यंत निर्दयी और क्रूर बताया गया है। अधिकांश ग्रंथों में कहा गया है कि उसने अपने शेष सभी भाइयों की हत्या कर सिंहासन पर कब्जा किया था। दीपवंश और महावंश में बिंदुसार की 16 पत्नियों तथा 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 के नाम दिए गए हैं, सुमन, अशोक और तिष्य। अशोक और तिष्य दोनों सगे भाई थे और सुमन सहित बिंदुसार के अन्य 99 पुत्र अशोक के सौतेले भाई थे। लगभग सभी बौद्ध ग्रंथ एवं चीनी और तिब्बती स्रोत इस बात का उल्लेख करते हैं कि अशोक ने अपने शेष भाइयों की हत्या कर गद्दी पर कब्जा किया था। किंतु जैसा कि प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री लिखते हैं कि यह अधिक संभव जान पड़ता है कि अशोक को राज सिंहासन बिना किसी संघर्ष के नहीं मिला था, किंतु अशोक द्वारा अपने सभी भाइयों का वध कर देने वाले के बारे में जितनी कहानियां प्रचलित हैं वे सभी निराधार हैं। स्वयं अशोक के अभिलेखों से वध की कहानियों का खंडन हो जाता है। इस संबंध में ये महत्वपूर्ण है कि अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में उत्कीर्ण उसके 5वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि उस समय तक उसके अनेक भाई जीवित थे और उनके प्रति अशोक का बड़ा स्नेह था। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व अशोक एक क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। अपने निर्दयी कर्मों के कारण महावंश के अनुसार उसे चंडाशोक कहा जाता था और दिव्यावदान का कथन है कि एक बार क्रोध में उसने अपने 500 अमात्यों का सर धड़ से अलग कर दिया था। हेनसांग ने अशोक द्वारा निर्मित एक नरक गृह का उल्लेख भी किया है जिसमें पिघली हुई गर्म धातु से भरी 3 विशाल भट्टियां थीं। दिव्यावदान में भी अशोक के भयंकर जेल का उल्लेख मिलता है। संभवतः अशोक की क्रूरतापूर्ण ये कथाएं अतिरंजित और पूर्वाग्रह युक्त हों, क्योंकि इन कथाओं की रचना बौद्ध धर्म के क्रांतिकारी प्रभाव को सिद्ध करने के लिए की गई होगी। बौद्ध ग्रंथ इन कथाओं के द्वारा यह बताना चाहते थे कि बौद्ध धर्म के प्रभाव से एक क्रूर व्यक्ति कितना धार्मिक बन गया। अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में अशोक ने अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आरंभ की गई साम्राज्यवादी एवं दिग्विजय नीति का ही अनुसरण किया।
पूर्वी समुद्र तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे महानदी और गोदावरी नदियों के बीच का प्रदेश उस काल में कलिंग कहलाता था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग को नंदों ने जीतकर मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया था। संभवतः नंदों के बाद और अशोक के पूर्व यह प्रदेश कभी स्वतंत्र हो गया था। कुछ विद्वानों के अनुसार बिंदुसार के बाद अशोक और उसके भाइयों के मध्य हुए उत्तराधिकार संघर्ष की स्थिति का लाभ उठाते हुए संभवतः कलिंग स्वतंत्र हो गया था। मेगस्थनीज के विवरण से ज्ञात होता है कि कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था और कलिंग नरेश के पास 60,000 पैदल, 1,000 घुड़सवार और 700 हाथी थे। एक तो कलिंग मौर्य साम्राज्य की सीमाओं से लगा हुआ शक्तिशाली राज्य था, साथ ही दक्षिण भारत से व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कलिंग की भूमि तथा उसके समुद्र तट पर अधिकार करना भी आवश्यक था। अतः राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। 13वें शिलालेख में इस युद्ध की भीषणता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और उससे भी कई गुने अधिक लोग काल कवलित हुए। कलिंग को जीतकर उसे मगध साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया गया। अब मगध साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई और कलिंग पर शासन करने के लिए एक राजकुमार की नियुक्ति की गई। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कलिंग के 2 केंद्र बनाए गए। उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तौसली अथवा धौली और दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी जौगढ़ बनाई गई। अशोक ने कलिंग निवासियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए अधिकारियों को आदेश देने हेतु पृथक कलिंग शिलालेख भी उत्कीर्ण करवाए। युद्ध की विभीषिका का अशोक के मन पर बहुत गहरा असर हुआ। वह अपने 13वें शिलालेख में कहता है कि इस घटना के 100वें अथवा 1000वें भाग की भी यदि पुनरावृत्ति हो तो उसे असीमित दुख होगा। अपने 4th शिलालेख में वह कहता है कि युद्ध की भेरी हमेशा के लिए शांत कर दी गई है। वह विश्व का पहला सम्राट होगा जिसने युद्ध का बहिष्कार किया। H.C. रायचौधरी के अनुसार मगध तथा समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद मौर्यों की जीतों तथा राज्य विस्तार का वह दौर समाप्त हो गया जो बिंबिसार द्वारा अंग राज्य को जीतने के बाद से आरंभ हुआ था। इसके बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यह युग शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार का युग था। यहीं से सैन्य विजय या दिग्विजय का युग समाप्त हुआ तथा आध्यात्मिक विजय या धम्म विजय का युग आरंभ हुआ।